नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से स्टेट सेटअप इकोसिस्टम रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में लीडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर उत्तराखंड सरकार के उद्योग विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस सम्मान से ये स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में स्टार्टअप नीति के जरिए नवाचार, उद्यमिता, निवेश प्रोत्साहन और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में कामयाब रहा है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। उत्तराखंड की उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। ये सम्मान उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियां, सरल प्रक्रिया और मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है। राज्य के युवाओं में नवाचार की अद्भुत क्षमता है और सरकार हर स्तर पर उन्हें सहयोग प्रदान कर रही है। ये उपलब्धि प्रदेश के सभी उद्यमियों, स्टार्टअप और अधिकारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से खेल मंत्री के खिलाफ एक टिप्पणी की गई, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं चंपावत दौरे पर पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो उनके निजी जीवन पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी दल के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो वो निजी हमले करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता उन पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब कभी कोई किसी के व्यक्तिगत आक्षेप पे चला जाए तो एक तो उस दल की इस विचारधारा को प्रकट करता है कि जब उनके पास में कोई मुद्दे ना रह जाए तब वो निजी हमलों में आ जाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझती हूँ कि फिर उसके बाद से किसी भी दल का पतन प्रारंभ होता है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। हरिद्वार के गंगा घाटों पर गंगा सभा की ओर से गैर हिंदुओं पर नो एंट्री के पोस्टर लगाए गए, जिस पर विपक्ष का कहना है कि ये देश सबका है, सिर्फ एक धर्म का नहीं। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनकी पवित्रता का अलग महत्व होता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कोई और धर्म का व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। जैसे हिंदू मक्का मदीना नहीं जाता, वैसे कोई अन्य धर्म के लोग गंगा जल से स्नान नहीं करते। प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम गंगा स्नान कर पवित्र होकर सनातन में आना चाहता है तो कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा। देखिए भाई, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिन स्थलों की एक पवित्रता का भी एक महत्व होता है। और पहली बार तो हुआ नहीं नियम, पहले से ही नियम है। और मुझे नहीं लगता कि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति गंगा जल का स्नान करेगा। इसको इशू बनाकर कांग्रेस केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। और अगर वहाँ के धर्माचार्य गंगा सभा ये अपेक्षा करती है तो बिना कहे भी ये अपना प्रणीत होता है, क्योंकि मक्का मदीना जैसे स्थान पर कोई हिंदू तो जा नहीं सकता, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अच्छा लगे अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मैं गंगा स्नान करके पवित्र होकर सनातन में आना चाहता हूँ, तो फिर तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विषय बनता है तो विषय का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में जमीन विवाद का निपटारा करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों के जल्द और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन का मामला सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और सरकारी तंत्र की ओर से 1 महीने का समय दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसमें समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सरकारी तंत्र के आधार पर अभी 1 महीने का समय दिया गया है। हमेशा समय इसलिए दिया जाता है कि तत्काल कार्रवाई को गति पकड़े। आवश्यकता होगी तो समय बढ़ाएंगे।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक स्टेडियम निर्माण के विवादित मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने एक स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी, जिसकी कुल लागत लगभग 20 करोड़ रुपए है और अब तक करीब 8 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि किन कारणों से वहां विवाद उत्पन्न हुआ, इसकी समीक्षा प्रशासन करेगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सरकारी संपत्ति को किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाए जाने दिया जाएगा। कि मुख्यमंत्री जी जब पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी कि अगस्त महीने के अंदर एक स्टेडियम बनेगा, 20 करोड़ की घोषणा है, 8 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो चुका है। उसके बाद क्या कारण रहे, किन कारणों से विवाद उत्पन्न हुआ, वहाँ का प्रशासन उसको देखेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचाना चाहिए। आज के युग में न्यायालय है, न्यायालय में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, प्रशासन से अपनी वार्ता कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का वातावरण अगर कहीं बनता है तो वो उचित नहीं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली में इन दिनों फूलों की घाटी से सटे जंगलों में आग लगी हुई है, जो कड़ी कोशिशों के बावजूद नियंत्रण में नहीं आ रही है और आसपास की फूल घाटी, जिसमें लगभग 600 तमाम फूलों की दुर्लभ प्रजातियां हैं, खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को, केंद्र सरकार को और वायुसेना की सहायता लेने के लिए भी जोर डाल रहा है। वहीं सत्ता दल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस विषय को गंभीर बताते हुए कहा कि वनाग्नि के प्रभाव को कम करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से वन विभाग को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा है कि बेमौसम घटनाओं से सरकार और वन विभाग दोनों चिंतित हैं, वहीं आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत भी है। जोशी ने आगे कहा कि प्रदेश वन विभाग के पास उपयुक्त फोर्स मौजूद है और वन विभाग ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सजग भी है। देखिए, जो अग्निकांड का मामला सामने आ रहा है उस संबंध में वन विभाग महकमा बहुत गंभीर है और उनको अग्नि बुझाने की जहाँ जहाँ भी इस तरह घटनाएं हैं उन्होंने तत्काल उसमें रोकथाम करने की बात माननीय वन मंत्री जी ने भी कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको गंभीरता से लिया है और जो घटनाएं इस बेमौसमी घटनाएं हैं, निश्चित रूप से उन घटनाओं से वन महकमा भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और उसमें कंट्रोल करने की, उसमें व्यवस्था ठीक करने की दिशा में सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। और भविष्य में देखिए, अभी तो जो बरसात न होने का भी एक कारण है, बर्फबारी भी नहीं हुई है, कई चीज़ें हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उस दिशा में भी काम किया जाएगा। लेकिन हमारे पास अभी वन विभाग में पूरी फोर्स है और वन विभाग बहुत सजग है, जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन पर काबू पाने का प्रयास किया जाए। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आतंक से कई क्षेत्रों में डर का माहौल है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसकी जानकारी के लिए बीजेपी विधायक राजकुमार पौरी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्होंने वन अग्नि अर्धकुंभ की तैयारियों सहित अन्य मुद्दों पर जानकारी दी है। विधायक राजकुमार पौड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जंगली जानवरों का आतंक कम हो सके? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का कि आपने इस मुद्दे पर मुझसे जानने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि जो जंगली जानवरों का आतंक है, ये आज से ही नहीं, बहुत समय से चल रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम सब लोग सरकार के साथ साथ हम लोग सब सहयोग करें और हम लोगों का हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं रखी हैं आने जाने की या अपना कार्य क्षेत्र में निकलने की, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहिए। हमें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य शैली में परिवर्तित करना पड़ेगा कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए हमें उस समय निकलना चाहिए कि थोड़ा सा दिन निकल जाए। हम सवेरे 4 बजे अगर कहीं जंगल की तरफ जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा देर से चलें और इस तरह से हम अपना कार्यशैली बनाएं कि ताकि हमको इस तरह की घटनाओं का सामना न करना पड़े। और सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है कि जहाँ तक
जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो पूरा प्रशासन भी उसमें लग जाता है और सरकार की तरफ से निर्देशित किया जाता है कि तुरंत वहां जाकर मौके पर जाकर सबको संभालने का काम करें, उनको सुरक्षित रखने का काम करें। तो इस दिशा में सरकार ने भी वन विभाग को आदेशित किया है और वन विभाग की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उन्होंने गश्त बढ़ा दी है क्षेत्र में और सब लोगों को सुरक्षित रखने का भी वो कार्य देख रहे हैं कि गाड़ी घूम रही है, सायरन वाली गाड़ी घूम रही है और अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और अपने आप को बचा सकें। इसी तरह जब घटना घट जाती है तो जो मुआवजे की राशि थी पहले कम थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने ज़्यादा कर दिया है और जो उसका अंशदान है वो किस्तों में दिया जाता है। तो जो तुरंत दिया जाने वाला है उसको एट द स्पॉट पर जो है उसको दिया जाता है, उसके बाद में उसके खाते में धनराशि चली जाती है। तो निश्चित रूप से सरकार अपनी तरफ से जागरूक है और सरकार के साथ हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, जनता को भी सहयोग करना चाहिए कि हम अपने कार्यशैली में, जीवन में जो हम लोग कार्य क्षेत्र में निकलते हैं उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहिए। और विधायक जी, वन अग्नि की घटनाएं हर साल देखने में नजर आती हैं। इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? क्योंकि पौड़ी क्षेत्र में देखा जाता है कि ज़्यादातर अब वन अग्नि की घटनाएं होती हैं, जंगल के जंगल जल जाते हैं। इस दिशा में भी सरकार की ओर से अच्छे प्रयास किए जाते हैं। पहले से ही वन विभाग को अलर्ट किया जाता है कि सब जगह जो है जंगलों में जो लाइन कटिंग का काम होता है वो शुरू किया जाता है। जो ये घास होती है, पिरुल है, सूखी घास होती है, उसको इकट्ठा करने का भी प्रयास किया जाता है और जंगलों को आग से बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन उसमें भी जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक है, हम लोगों का सहयोग भी उसमें बहुत ज़रूरी है कि गांव के लोग भी उसमें सहयोग करें ताकि हम लोग लापरवाही न बरतें और जो लोग इस तरह की लापरवाही बरती है उनकी तरफ सरकार को भी एक कड़ा कदम उठाना चाहिए कि उनको मतलब दंड देने का भी एक प्रावधान होना चाहिए। जो गलती से कहीं आग लगा देते हैं और उनको अगर पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उनको दंड देना चाहिए और पब्लिक को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए, जनता को, क्योंकि अगर हम अपने जंगलों को नहीं बचा पाएंगे तो हम ही लोग कल की डेट में पानी से वंचित रहेंगे, हवा से वंचित रहेंगे और छाया से वंचित रहेंगे। हमारी जब पेड़ नहीं होंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो हम ही लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए जनता से भी मेरा आग्रह है, मैं स्वयं अपनी तरफ से आग्रह भी कर रहा हूँ कि जनता को सरकार का सहयोग करना चाहिए, चाहे वृक्ष लगाने में हो, चाहे वृक्षों के बचाव में हो, जंगलों को बचाव के लिए। हम लोगों को भी सुरक्षित तरीके से अपने खेतों में जो है अगर हमको सूखी घास जलानी है, घास पात जलानी है तो उसको सुरक्षित ढंग से हम लोग जलाएं। विधायक जी, क्योंकि 2027 में महाकुंभ भी है और ऐसे में गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो पूरी तरह से वर्जित भी किया जा रहा है कई क्षेत्रों में। हालांकि सबसे ज़्यादा तो ये देखा जा रहा है कि अर्की पौड़ी क्षेत्र हरिद्वार में। किस रूप में आप इसको देखते हैं, क्या कहेंगे? और इस संबंध में मैं ये समझता हूँ कि सरकार जो नीति बनाती है तो सरकार सोच समझ कर ही किसी भी पॉलिसी को उतारती है। तो इसमें भी एक कुछ तथ्य होगा कि सरकार इसको किस तरह से देखती है और सरकार इसमें निर्णय लेगी कि इसमें क्या बड़ा महाकुंभ और सुरक्षित कुंभ हमारे प्रदेश में हो और यहाँ पर सभी लोग जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदुवादी लोग हैं, सब इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सब लोग आते हैं। तो ये सार्वजनिक रूप से इस महाकुंभ को सरकार भी व्यवस्थित कर रही है और जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। राजकुमार पौड़ी जी हमारे साथ थे जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। बहादुराबाद स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर बनी दुकानों को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के डीआरओ मुनीश शर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताया है कि इन दुकानों की जमीन साल 1952 में शासन की ओर से आवंटित की गई थी और तब से समय समय पर उनका नवीनीकरण होता रहा है। वर्तमान में दुकानों का किराया वर्ष 2024 तक जमा है। डीआरओ ने बताया कि लंबे समय के चलते कई दुकानों में अब मूल आवंटियों के स्थान पर उनके वारिस कब्जा कर रहे हैं, जिसके अलावा
विभाग को कुछ गंभीर शिकायतें भी मिली हैं, जिनमें अनाधिकृत कब्जे और समय सीमा से अधिक क्षेत्र पर दुकानें फैलने की बात सामने आई है। इन शिकायतों की सच्चाई जानने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दुकानों का भौतिक सत्यापन शुरू किया गया। डीआरओ ने साफ कहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों के अनुसार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानें जो थी ना, ये 1952 में शासन के द्वारा इनको जमीनें आवंटित की गई थी। समय समय पर इनका रिन्यूअल होता आया है। वर्तमान में जो है इनका किराया जो है 2024 तक का जमा है दुकानों का। कुछ दुकानें मौके पे जो है, कुछ लोग चूंकि लंबा समय हो गया है तो कुछ लोगों के तो वारिस बैठे हुए हैं। कुछ शिकायत मिली है कि कुछ लोगों पर अनाधिकृत रूप से लोग बैठे हुए हैं। कुछ दुकानों की ये मिला है कि भाई जितना स्वीकृत एरिया था उससे कुछ ज्यादा एरिया है। तो उसी चीज के सत्यापन के लिए सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की एक टीम जो है यहाँ पे आई है। तो हम लोग जो है उसका सत्यापन कर रहे हैं। वो उसी चीज का सत्यापन हो रहा है। सत्यापन के अनुसार जो भी कुछ उसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। हरिद्वार में शीतलहर से गरीबों को राहत देने के लिए आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रोहिला रोडी बेलवाला स्थित रैन बसेरों में पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों और बेसहारा लोगों को कंबल बांटे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम अधिकारियों के साथ रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही रैन बसेरों में बिजली, पानी, शौचालय, बिस्तर और सफाई की सुविधा को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि जहां जहां इस समय शीतकालीन अवस्था के अंतर्गत ठंड चल रही है, बहुत पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर है, तो इसी शीतलहर के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक वर्कशॉप की गई थी, जिसमें सभी शासन के सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी सम्मिलित हुए थे। और उस एडवाइजरी के अंतर्गत जहां जहां भी शीतलहर का प्रकोप है वहां पे कंबल बांटना, उन नगरों का, शहरों का नोडल अधिकारी नियुक्त करना तथा स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त करना, विद्युत व्यवस्था चुस्त करना, गर्म पानी, रैन बसेरों की सब व्यवस्था को चुस्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसी के दृष्टिकोण से मैं आज अपने सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री आशु जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर अपनी सम्मानित मेयर और अपने जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनके साथ यहाँ पर अपनी आपदा प्रबंधन की व्यवस्था के दृष्टिकोण से शीतलहर के लोगों को, प्रभावित लोगों के बीच में जाकर उन लोगों को कंबल बांटने का कार्य, वहाँ पे अलावा जल रहा नहीं जल रहा, वहाँ अंदर रैन बसेरों की व्यवस्था ठीक है नहीं है, मैंने जाकर देखा कि बहुत अच्छी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, सभी जगह अपने अलावे जल रहे हैं और भी लगभग सभी शहरों के अंतर्गत प्रमुख स्थानों के अंदर अलावे जलाए गए हैं। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो व्यवस्था है पूरे प्रदेश में स्थापित करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, वो सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित है। के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी शहर क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता एक बार फिर बढ़ रही है। माया डांडा स्थित आईटीबीपी गेट के पास गुलदार और एक कुत्ते के बीच संघर्ष देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक संघर्ष के बाद गुलदार कुत्ते को लगभग 250 मीटर दूर तक घसीटता हुआ नजर आया, जहां कुत्ते की मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि रात के समय गुलदार की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आमजन की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है। ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, पिंजरा लगाने और सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की है। उठाया और यहाँ से होते हुए, इधर से होते हुए रुड़की कोर्ट से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां चेक बाउंस केस में सजा सुनाते ही दोषी नीरज गोस्वामी कोर्ट परिसर से फरार हो गया। महिला कांस्टेबल ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी देहात के निर्देश पर कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। वहीं इस वारदात से न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खबर रुड़की से है, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां दोषी को कोर्ट से जैसी ही सजा मिली तो वो वहां से फरार हो गया। ऐसे में तुरंत सूचना दी गई, कई टीमें गठित की गई और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। वहीं इस वारदात से न्यायालय परिसर की, कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि परिसर में जब चेक बाउंस केस में सजा सुनाते ही दोषी
नीरज गोस्वामी परिसर से फरार हो गया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी देहात के निर्देश पर कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। वहीं इस वारदात से न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। ये खबर रुड़की से है, जहां पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जहां एक अपराधी को जैसे ही कोर्ट ने सजा सुनाई तो वो फरार हो गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस विभाग की कई टीमें गठित की गई हैं दबिश देने के लिए। जिलाधिकारी ने गुंडा अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को 6 महीने के लिए बदर करने के निर्देश दिए, जिसका पालन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ दून पुलिस ने अपराधी की बारात निकाली और अपराधी को तड़ीपार कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।